हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 11th का, जो कि है द लिविंग वर्ल्ड। और इसमें हम पढ़ेंगे लिविंग बीइंग्स के बारे में, लिविंग और नॉन लिविंग्स के बीच में डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ हम पढ़ लेते हैं बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी कितने पार्ट्स हैं, बायोलॉजी के खोजकर्ता कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। तो चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं बायोलॉजी क्या है। व्हाट इज़ बायोलॉजी? व्हाट इज़ बायोलॉजी? तो बायोलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स। मतलब लिविंग बीइंग्स, जो लिविंग थिंग्स हैं, उनकी स्टडी जो होती है वो बायोलॉजी होती है। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स क्या कहलाती है? बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के कितने पार्ट हैं? बायोलॉजी को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी। ठीक है। बायोलॉजी को डिस्कवर किसने किया था, बायोलॉजी किसने दी, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं एरिस्टोटल, जो कि हैं एक यूनानी साइंटिस्ट। एरिस्टोटल, ठीक है। अब देखते हैं जूलॉजी के बारे में, जो कि बायोलॉजी का एक पार्ट है। तो जूलॉजी क्या है? जूलॉजी है बायोलॉजी की एक ब्रांच, जिसमें क्या करते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। स्टडी अबाउट एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स क्या है? जूलॉजी है। बॉटनी क्या है? तो स्टडी ऑफ प्लांट्स। भाई एनिमल्स और प्लांट्स दोनों तो लिविंग बीइंग्स है ना, तो वो दोनों की अलग अलग कैटेगरी हैं। स्टडी ऑफ ब्रांच जो हैं वो दोनों अलग अलग हैं। जो प्लांट्स एनिमल्स की जो स्टडी होती है वो जूलॉजी में होती है, और बॉटनी की जो स्टडी होती है वो प्लांट्स की जो स्टडी होती है वो बॉटनी के अंडर में होती है। तो स्टडी ऑफ प्लांट्स इज़ नोन एज बॉटनी एंड द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज़ नोन एज बायोलॉजी, जूलॉजी। एंड स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ नोन एज बायोलॉजी। द फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल एंड फादर ऑफ जूलॉजी इज ऑल्सो एरिस्टोटल। फादर ऑफ जूलॉजी is also एरिस्टोटल। ठीक है। अब फादर ऑफ बॉटनी कौन है? तो फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रास्टस। फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस हैं बॉटनी के फादर, एंड जूलॉजी के जो फादर हैं वो है एरिस्टोटल, और बायोलॉजी के जो फादर हैं वो भी एरिस्टोटल ही हैं। तो ये हो गया बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। इसके बाद पढ़ते हैं अब चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के ही बारे में पढ़ेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, उनको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो उनके कुछ कैरेक्टर्स हैं, उन्हीं कैरेक्टर के बेसिस पे हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को डिफाइन करते हैं। तो इसमें से उनका लिविंग ऑर्गेनिज्म का पहला कैरेक्टर जो है वो है ग्रोथ। कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं।
इनका पहला कैरेक्टर जो है वो ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ क्या है? एक लिविंग का कैरेक्टर है। ये क्या है? एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इट्स अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। इज रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब एक बार ग्रोथ हो गई तो वो रिवर्स थोड़ी नहीं होती कि बाद में एक बार बड़े हो गए उसके बाद छोटे हो जाएं। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, अब ग्रोथ है क्या? एक तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, बाकी इंक्रीजमेंट इन पॉइंट है, इंक्रीजमेंट इन शेप, साइज एंड ऑल्सो लेंथ। क्या है? ग्रोथ है। ठीक है, मतलब शेप में बढ़ना, साइज में बढ़ना या लेंथ, लंबाई में बढ़ना, आकार में बढ़ना, लेंथ है। ठीक है, अब जो लेंथ है, ग्रोथ मतलब जो है, क्या ये जो लिविंग है उनका स्पेसिफिक कैरेक्टर है? स्पेसिफिक कैरेक्टर मतलब वो होते हैं जो किसी चीज़ के लिए खास हों, मतलब उसमें ही केवल कैरेक्टर ऐसे हों, बाकी किसी और चीज़ में वो कैरेक्टर ना पाए जाएं। अगर वो कैरेक्टर उसमें पाए जा रहे हैं तो वो उसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है, किसी और में वो कैरेक्टर नहीं पाए जा रहे हैं। तो ग्रोथ क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर है लिविंग्स का? स्पेसिफिक कैरेक्टर लिविंग्स का ये नहीं है, क्योंकि ये नॉन लिविंग में भी पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन नॉन लिविंग्स, नॉन लिविंग्स में जो स्नो माउंटेन्स होते हैं, स्नो माउंटेन्स, ठीक है, तो उनमें भी ग्रोथ होती है। जैसे स्टॉर्म आया, स्नो का स्टॉर्म जो आता है, स्नो माउंटेन्स, ठीक, तो स्टॉर्म आया, इसके ऊपर आके और बर्फ़ जम गई कहीं से, तो क्या होगा? इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया, तो इसका भी तो साइज़ इंक्रीज़ हो गया, तो ये भी ग्रोथ है, ये नॉन लिविंग्स में है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है, ग्रोथ जो कैरेक्टर है वो लिविंग्स का स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये कैरेक्टर हो गया लिविंग्स का, जो नॉन लिविंग्स में भी पाया जाता है। तो एक हिसाब से एक डिफरेंस भी है लिविंग्स और नॉन लिविंग्स में। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ग्रोथ इज नॉट अ स्पेसिफिक कैरेक्टर। ठीक है, तो ये ग्रोथ हो गया। अब दूसरा कैरेक्टर आता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? दूसरा कैरेक्टर जो क्या है लिविंग्स का? रिप्रोडक्शन क्या होता है? मतलब एक प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट सेल से नए ऑर्गेनिल्स का फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, मतलब, और यह है क्या? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब है बायोलॉजी, जो कि लिविंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में अंदर होने वाली एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। ठीक है, तो इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो डेफिनेशन में लिखेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म मतलब नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से मौजूद है, प्री एग्जिस्टिंग और पेरेंट ऑर्गेनिज्म।
एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन, वो भी प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है या फिर जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म या प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन जो होता है वो प्रोडक्शन कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो टाइप का होता है। इसको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ठीक है। एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें जो होता है अपोजिट पेरेंट की नीड नहीं होती है, देयर इज नो नीड, नो नीड अपोजिट पेरेंट, अपोजिट पेरेंट, ठीक है। अपोजिट पेरेंट लिख सकते हैं, अपोजिट सेक्स लिख सकते हैं, मतलब इसमें अपोजिट सेक्स की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें दो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है, दो ऑर्गेनिज्म से टू ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है रिप्रोडक्शन करने के लिए, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल, ठीक है, और इसमें एक ही सेक्स की ज़रूरत होती है रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो इससे जो एक ही जब ऑर्गेनिज्म होगा तो उससे जब नया ऑर्गेनिज्म बनेगा तो उसमें क्वालिटी एकदम सेम होंगी, और इसमें जो दो ऑर्गेनिज्म हैं दोनों का डिफरेंट डीएनए है, जो दो डीएनए डिफरेंट डीएनए एक डीएनए से मिलकर नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे तो उसमें दोनों की क्वालिटीज़ होंगी, मतलब वेरिएशन उसमें होगा, वेरिएशन इसको विभिन्नता बोलते हैं, मतलब चेंजेस उसमें ज़्यादा होंगे, दोनों की क्वालिटीज़ अलग अलग मिलती जुलती से होंगी। और इसमें जो होता है एक ही ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म बनेगा तो उसमें वेरिएशन जो होगा मिनिमम होगा, सबसे कम वेरिएशन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो इस तरह से जो इसमें जो फॉर्मेशन जो होता है, जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसको कहते हैं क्लोन। स्टार बना के लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लोन कहते हैं। इसमें जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो क्लोन कहलाता है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है, नीडेड ओनली वन सेक्स, एक ही सेक्स की ज़रूरत होती है, वन सेक्स ऑर्गेनिज्म नीडेड, वन सेक्स नीडेड बस ओनली। इससे जो फॉर्मेशन होता है, जो ऑर्गेनिज्म बनता है उसको क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें मतलब जो सिमिलरिटीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, पेरेंट्स से जो डॉटर में वो होती हैं सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा होती हैं पेरेंट सेल के अंदर। और इसके कुछ मेथड्स हैं डिफरेंट। इसका सबसे पहला मेथड जो है वो है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन का मतलब होता है, बाइनरी का मतलब डुअल और फिजन का मतलब ब्रेक, मतलब दो पार्ट्स में ब्रेक होना बाइनरी फिजन कहलाता है। ये होता है किसमें, अमीबा में। इसका एग्जांपल है अमीबा, इसका एग्जांपल है अमीबा। अमीबा, अमीबा ऐसे होता है, तो बाइनरी फिजन का एग्जांपल है अमीबा, इसका एग्जांपल है अमीबा। अमीबा, अमीबा कुछ ऐसे होता है स्ट्रक्चर अमीबा का, ठीक है। अब बाइनरी फिजन है तो बता रहे हैं ब्रेक डाउन दो पार्ट्स में होता है, टू पार्ट्स में, तो ये स्लोली से डिवाइड होगा बीच से,
जैसे इसका न्यूक्लियस जो है ऐसे सिकुड़ जाएगा, बीच से डिवाइड हो रहा है न्यूक्लियस, और सेकंड पार्ट में ऐसे इसकी जो मेम्ब्रेन है वो डिवाइड हो जाएगी, और न्यूक्लियस कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये एक नया अमीबा ऐसे अपना फॉर्मेट कर लेंगे, इसमें अलग इसका न्यूक्लियस और ये अपना अलग इस तरफ अमीबा फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो है ये दोनों सिमिलर हैं एक दूसरे से, अपने पेरेंट सेल से एकदम सिमिलर हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेशन जो हुआ अमीबा का, तो ये क्लोन कहलाएगा, ये ऑर्गेनिज्म क्लोन कहलाते हैं। तो इस क्लोन की डेफिनेशन लिखेंगे, द ऑर्गेनिज्म which are morphologically and genetically similar known as क्लोन। मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो मार्फोलॉजिकली मतलब बाहर से और जेनेटिकली मतलब अंदर से, क्वालिटीज़ में और शक्ल सूरत में दोनों से मिलता जुलता हो, वो क्लोन कहलाता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है बाइनरी फिजन का। उसके बाद आता है और एक पॉइंट है, जो बाइनरी फिजन होता है ये तो अमीबा में होता ही है, ऊपर से कैसे ऑर्गेनिज्म में होता है। यूनिसेलुलर या सिंगल सेल्ड यूकैरियोट। यूकैरियोट मतलब जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल्ड हो और जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो, उसमें ये बाइनरी फिजन रिप्रोडक्शन होता है। वो भी कौन सा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसका एग्जांपल है अमीबा। अमीबा जो है एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, और जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं वो प्रोटिस्टा में आते हैं, आगे पढ़ेंगे भी जल्दी। तो ये हो गया बाइनरी फिजन। उसके बाद दूसरा आता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का मतलब बाइनरी फिजन, बाइनरी मतलब डुअल ब्रेकडाउन, मल्टीपल का मतलब बहुत सारे ब्रेकडाउन, मतलब एक न्यूक्लियस का बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन है जब। तो इसका एग्जांपल जो है वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरिया पैरासाइट है, मतलब मलेरिया का पैरासाइट है, इससे मलेरिया डिसीज़ होती है। तो इसका कुछ ऐसे फिगर होता है, ये है प्लाज्मोडियम, इसमें न्यूक्लियस होते हैं ढेर सारे ऐसे ऐसे। इस मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद ये न्यूक्लियस बाहर आ जाते हैं, ऐसे सारे न्यूक्लियस जितने होते हैं, और नए प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन कर लेते हैं इससे। इसमें न्यूक्लियस होते हैं, इससे इनका ब्रेकडाउन होता है, इससे नए न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं, फिर से नए न्यू प्लाज्मोडियम फॉर्म हो जाते हैं। प्लाज्मोडियम, ठीक है, तो हो गया मल्टीपल फिजन। उसके बाद आता है रीजेनरेशन। थर्ड जो इसका वो है पार्ट, वो है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन क्या है? इसका एग्जांपल जो है प्लेनेरिया है। रीजेनरेशन में क्या होता है, मतलब ऑर्गेनिज्म किसी भी पार्ट से टूट जाए या कट जाए एक्सीडेंटली,
और उस कटे या एक्सीडेंटली जो कटा हुआ पार्ट है उस पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाए, तो उसको कहते हैं रीजनरेशन। तो ये प्लेनेरिया में होता है, प्लेनेरिया कुछ ऐसे फिगर होता है, जैसे, और ये कट जाए, इसको काट दें ऐसे पार्ट्स में, और इन पार्ट से नया प्लेनिया फॉर्म हो जाता है। ये पार्ट जब नए पार्ट्स में जाते हैं, मतलब नई कंडीशन में जाते हैं, तो इनसे नया प्लेनेरिया फॉर्म हो जाता है। ऐसे हर एक पार्ट से, इससे भी एक नया प्लेनेरिया ऐसे फॉर्म हो जाएगा, और इससे भी एक नया प्लेनेरिया फॉर्म हो जाएगा। जितने पार्ट से कट जाएगा उतने ही पार्ट से नया प्लेनेरिया फॉर्म हो जाएगा। इसमें क्या होता है, रीजनरेशन की सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है इस प्लेनेरिया में। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है प्लेनेरिया रीजनरेशन का, और इसमें रीजनरेशन की सबसे ज़्यादा क्वालिटीज़ होती हैं, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है। ये है रीजनरेशन का एग्जांपल। उसके बाद आता है बडिंग। फोर्थ है बडिंग। बडिंग बना है बड से, बड वर्ड से। इसका एग्जांपल है यीस्ट, हाइड्रा, स्टाइडिया, हाइड्रा। हाइड्रा का ऐसे स्ट्रक्चर होता है, और इसमें एक ऐसे बर्ड निकल आते हैं। मान लो ये बर्ड है, जब जनरेशन इसमें होने वाला होता है, रिप्रोडक्शन होने वाला होता है, इसमें एक बर्ड फॉर्म होता है ऐसे, इसको बर्ड कहते हैं। जब ये बर्ड से अलग होता है और फेवरेबल कंडीशन में पहुंचता है, सेपरेट होगा, और कंडीशन कौन सी होगी, फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन में जाता है, मतलब अनुकूल वातावरण में, तो इससे नया हाइड्रा फॉर्म हो जाता है। नया हाइड्रा, न्यू हाइड्रा फॉर्म हो जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं बडिंग, मतलब जनरेशन थ्रू द बड इज नोन एज बडिंग। ठीक है। इसके बाद आता है फिफ्थ, जो कि फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन फिफ्थ है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का एग्जांपल है स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा। तो स्पाइरोगाइरा कुछ ऐसे होता है, ये स्पाइरोगाइरा, इसके अंदर ये होता है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। स्पाइरोगाइरा की जो आउटर लेयर होती है, जब ब्रेक होती है, यहाँ से ब्रेक होती है, तो इससे नया स्पाइरोगाइरा हर एक पार्ट से, ये जो फ्रैगमेंट्स में है, ये फ्रैगमेंट्स में जब अलग होता है तो इससे नया स्पाइरोगाइरा फॉर्म हो जाता है। इससे नया स्पाइरोगाइरा फॉर्म हो जाता है ईच फ्रैगमेंट से। सारे फ्रैगमेंट से एक नया स्पाइरोगाइरा इससे फॉर्म हो जाता है। इससे भी एक नया स्पाइरोगाइरा फॉर्म हो जाता है। ये सेम टू सेम प्लेनेरिया की तरह। प्लेनेरिया में क्या होता है, मतलब किसी भी एक्सीडेंटली, मतलब कभी भी वो कट जाए, किसी भी पार्ट से कट जाए, तो उससे नया प्लेनेरिया फॉर्म हो जाता है। लेकिन इसमें फ्रेगमेंट्स होते हैं, अलग अलग सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स होते हैं। इन सेपरेटेड फ्रेगमेंट से जब ये अलग होता है फेवरेबल कंडीशन में, तो नया हाइड्रा इससे नया स्पाइरोगाइरा फॉर्म हो जाता है। ठीक है। तो ये है डिफरेंस रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में। उसके बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इसमें 2 सेक्स की ज़रूरत होती है, नीडेड 2 सेक्स, अपोजिट सेक्स ऑर्गेनिज्म, वो भी अपोजिट हो। ठीक है, अपोजिट सेक्स की ज़रूरत होती है, इसमें अपोजिट सेक्स और ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है। और इन ऑर्गेनिज्म में गैमेट्स बनते हैं। मेल ऑर्गेनिज्म में मेल गैमेट बनता है, फीमेल ऑर्गेनिज्म में फीमेल गैमेट बनता है। इसमें मेल ऑर्गेनिज्म में मेल गैमेट, और मेल गैमेट जो इसमें होता है, इसमें होता है स्पर्म, इसमें होता है वो, और ये होते हैं हैप्लॉइड होते हैं। और इससे जब इनका फ्यूज़ होता है, क्रॉस इसमें होता है, तो इससे फॉर्म होता है जाइगोट, जो कि होता है डिप्लॉइड 2n होता है। ठीक है, अब मेल जो है, मेल में मेल का डीएनए होगा, ठीक है, फीमेल में फीमेल का डीएनए होगा। ठीक, तो जब ये आपस में फ्यूज़ करेंगे तो इनका भी डीएनए की आधी क्वालिटीज इसमें आएंगी, और इसमें इसके डीएनए की आधी क्वालिटीज इसमें आएंगी। तो इससे जब एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, तो उसमें इन दोनों की, मेल फीमेल गैमेट्स की दोनों की क्वालिटी होती है, मेल की भी होती है और फीमेल की भी होती है। तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म बनता है उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है। और उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें वेरिएशन बिल्कुल नहीं होती है, वो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म बनता है उसे क्लोन कहते हैं। और इसमें जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होता है, मतलब उसमें दोनों की क्वालिटीज़ होती हैं। तो इसमें वेरिएशन सबसे ज़्यादा होती हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें बिल्कुल भी वेरिएशन नहीं होता है। तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो रिप्रोडक्शन है, ये सिर्फ क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, वो रिप्रोडक्शन करने में एबल नहीं होते हैं, कैपेसिटी उसमें नहीं होती है। तो इस वजह से जो लिविंग का ये स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि ये लिविंग में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल एक होता है म्यूल, इसको खच्चर कहते हैं हिंदी में। एक होता है वर्कर बी, ये भी रिप्रोडक्शन करने में एबल नहीं होती है, मतलब इन दोनों में रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं होती। कुछ ह्यूमन बीइंग्स भी ऐसे होते हैं जिसमें रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो इस वजह से ये रिप्रोडक्शन जो है ये लिविंग का स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं है। उसके बाद जो थर्ड कैरेक्टर आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उसमें जो रिएक्शंस होती हैं, सारी केमिकल रिएक्शंस, जितनी भी केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज में होती हैं वो सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाती हैं। मतलब ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकर्स इन ह्यूमन बॉडी या लिविंग बॉडी is known as metabolic reaction and this process is known as metabolism. क्या लिखेंगे? all the chemical reactions occur in living organism is known as metabolic reactions. मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडीज़ में जो रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं या रेस्पिरेशन हो
रेस्पिरेशन का एग्जांपल है, रेस्पिरेशन है और डाइजेशन, जितनी भी रिएक्शंस हैं, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, घंटों में सेकंडों में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, वो सारी रिएक्शंस जो होती हैं वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहलाती हैं। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहले हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस, एनाबॉलिक रिएक्शंस, और दूसरी है कैटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, ये क्या होती हैं? एनाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये होती हैं फॉर्मेटिव या कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस, मतलब फॉर्मेटिव या कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस। फॉर्मेटिव मतलब इसमें किसी चीज़ का फॉर्मेशन होता है बॉडी में, कोई ऐसे रिएक्शंस जिन रिएक्शंस के अकॉर्डिंग फॉर्मेशन होता है, ऐसे रिएक्शन जिनसे फॉर्मेशन होता है बॉडी में, किसी भी पार्ट का फॉर्मेशन होता है, किसी चीज़ का फॉर्मेशन होता है, किसी भी प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, तो वो रिएक्शंस कहलाते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस। और ऐसी रिएक्शंस जिसमें कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट होती है, फॉर्म होती है, तो उसमें एनर्जी को हमें देना पड़ता है। किसी चीज़ में हम अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, तो उसमें एनर्जी हमको देनी पड़ती है। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें एनर्जी देनी पड़ती है तो एनाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, और ऐसी रिएक्शंस में एनर्जी रिक्वायर होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब एनर्जी रिक्वायर्स। और इसका एग्जाम्पल है सबसे बड़ा, इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, वो है फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस में क्या होते हैं? फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन की रिएक्शन से जो प्लांट्स में होती है, इसमें होता क्या है रिएक्शन में? इसमें होता है CO2 एटमॉस्फेयर से प्लस वाटर, जो कि रूट से मिलता है प्लांट्स में, और इसकी रिएक्शन होती है सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट क्या है? एक एनर्जी है, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एक एनर्जी, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी रिक्वायर, इसमें एनर्जी दी जाती है, तो बनता क्या है? C6H12O6, जो कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, तो ये एक है एनाबॉलिक रिएक्शन, वो भी है मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग, मतलब अंडर में आती है। तो ये हो गया एनाबॉलिक रिएक्शंस। उसके बाद आता है कैटाबॉलिक रिएक्शंस। कैटाबॉलिक इसमें क्या होता है? ये होते हैं डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी चीज़ का डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब किसी का ब्रेकडाउन होता है, किसी चीज़ का ब्रेकडाउन होता है, मतलब ब्रेकडाउन इसमें होता है। ब्रेकडाउन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ब्रेकडाउन होता है, वो ऐसी कैटाबॉलिक रिएक्शन की जाती है। और जब किसी चीज़ को तोड़ते हैं, किसी चीज़ को ब्रेक करते हैं, तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। तो इसमें क्या होता है? एनर्जी रिलीजेज। ऐसे रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीजेज। और इसमें क्या होता है? वो जो एनाबॉलिक रिएक्शंस, उसमें एनर्जी रिक्वायर होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका एग्जांपल जो है, इसका एग्जांपल है रेस्पिरेशन इन लिविंग एनिमल्स, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। वो क्या था? फोटोसिंथेसिस, जो कि रेस्पिरेशन था प्लांट्स में, और ये है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स।
तो इसकी रिएक्शन होती है इसके जस्ट इसके अपोजिट होती है, फोटोसिंथेसिस के अपोजिट होती है C6H12O6, और इसका ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और तो इसमें बनता है CO2 जो कि एटमॉस्फेयर में चली जाती है, प्लस H2O बनता है, प्लस एनर्जी रिलीज होती है 673 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। बता रहे थे एनर्जी रिलीजिंग ये रिएक्शन होती है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है वो होती हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। तो इसके बाद में मेटाबॉलिज्म खत्म होता है। उसके बाद जो कैरेक्टर आता है फोर्थ, वो है सेंसिटिविटी एडॉप्टिबिलिटी। सेंसिटिविटी एंड एडॉप्टिबिलिटी। सेंसिटिविटी एडॉप्टिबिलिटी क्या है? सेंसिटिविटी मतलब किसी चीज़ को सेंस करना। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हर चीज़ को सेंस कर सकते हैं, ठंडक हो या गर्मी हो उसको सेंस कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को मतलब अगर हमको कोल्ड फील हो रहा है फील कर सकते हैं जिसको उसको सेंस कहते हैं, सेंस करना। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो होता है सेंसिटिविटी होती है, किसी चीज़ को सेंस कर सकते हैं। और एडॉप्टिबिलिटी क्या होता है? एडॉप्टिबिलिटी होता है किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग खुद को एडॉप्ट करना, खुद को ढालना, वो होता है एडॉप्टिबिलिटी। मतलब अगर ठंडक है तो ठंडक के अकॉर्डिंग अपने आप को एडॉप्ट कर सकते हैं, अपने आप को ढाल सकते हैं। तो ये एक लिविंग्स का एक क्वालिटी है, लिविंग की स्पेसिफिक क्वालिटी है। और जो मेटाबॉलिज्म थी वो भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है उसका, क्योंकि वो लिविंग में होता है, ओनली लिविंग्स में होता है, नॉन लिविंग्स में वो नहीं होता है। तो ऐसे कैरेक्टर्स जो ओनली लिविंग्स में होते हैं वो लिविंग के स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं। इसी तरह ये सेंसिटिविटी और एडॉप्टिबिलिटी जो है ये भी एक लिविंग्स का स्पेसिफिक कैरेक्टर है, ठीक है। तो सेंसिटिविटी एडॉप्टिबिलिटी हो गया। उसके बाद आता है फिफ्थ कैरेक्टर जो कि है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या है? लाइफ साइकिल मतलब बर्थ, जन्म होता है, उसके बाद टीनेज आती है, उसके बाद यंग यूथ होते हैं, ओल्ड एज आती है, फिर डेथ हो जाती है। इसको कहते हैं लाइफ साइकिल। तो ये भी क्वालिटी ओनली लिविंग्स में होती है। तो ये भी स्पेसिफिक क्वालिटी है लिविंग की, क्योंकि और किसी चीज़ कोई चीज़ भी तो मतलब नॉन लिविंग जो चीज़ होती है वो ना बूढ़ी होती है, ना उनकी डेथ होती है, ना उनकी बर्थ भी नहीं होती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग का स्पेसिफिक क्वालिटी है। मतलब पहले बर्थ से डेथ तक का जो साइकिल होता है उसको कहते हैं लाइफ साइकिल। बर्थ, फिर यंग, ओल्ड एज, इसके बाद सीधा डेथ, इसको कहते हैं लाइफ साइकिल। तो ये लाइफ साइकिल सिर्फ और सिर्फ लिविंग्स में होता है, नॉन लिविंग्स में नहीं होता है। तो ये लिविंग्स का स्पेसिफिक कैरेक्टर है, ठीक है। उसके बाद जो कैरेक्टर है वो है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म को जीव द्रव कहते हैं हिंदी में। प्रोटोप्लाज्म में लिविंग्स की सारी वाइटल एक्टिविटीज़ कंप्लीट होती हैं। कंप्लीट ऑल दी वाइटल एक्टिविटीज़। वाइटल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर जो जितनी भी केमिकल और फिजिकल रिएक्शंस होती हैं वो सारी वाइटल एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। जितनी भी केमिकल और फिजिकल रिएक्शंस होती हैं वो वाइटल एक्टिविटीज़ कहलाती हैं, और सारी वाइटल एक्टिविटीज़ प्रोटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। जिसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है वो क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं, लिविंग नहीं होते हैं। प्रोटोप्लाज्म सिर्फ लिविंग्स में पाया जाता है, ओनली लिविंग्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म से पाया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, और ये किसी में नहीं पाया जाता। तो ये क्या है? ये एक लिविंग्स का स्पेसिफिक कैरेक्टर है, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है ये सेल के अंदर पाया जाता है। सेल के बारे में आगे पूरा चैप्टर है जो कि 8th चैप्टर है NCERT का, उसमें पढ़ेंगे आगे। उसके बाद आता है 7th कैरेक्टर जो कि है सेल स्ट्रक्चर।
सेवन्थ कैरेक्टर जो है वो है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर मतलब सेल, पहले सेल जानते हैं क्या है। सेल क्या है? सेल इज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ अ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब सेल क्या होता है? सेल वो है छोटी से छोटी यूनिट जो हमारी बॉडी में पाई जाती है, जो कि हमारा स्ट्रक्चर डिफाइन करती है और हमारे फंक्शंस को डिफाइन करती है। हमारे बॉडी में कौन से फंक्शंस होंगे वो सेल डिफाइन करती है। सेल के अंदर सारे फंक्शंस कंप्लीट होते हैं और सेल ही हमारा स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। स्ट्रक्चर क्या डिफाइन करता है? स्ट्रक्चर सेल के अंदर डीएनए पाया जाता है और डीएनए ही हमारी बॉडी के सारे जितने भी स्ट्रक्चर्स या जो कुछ भी क्वालिटीज़ होती हैं वो सारी सेल के ऊपर डीएनए पर डिपेंड करती हैं। तो डीएनए ही हमारे स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करता है हमारी बॉडी के। ये सेल इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चर मतलब हमारे फंक्शंस को, बॉडी के फंक्शंस को, सारे जितने भी फंक्शंस उनको डिफाइन करती है, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। सेल दो टाइप की होती हैं। पहले होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं? जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, मतलब जिसमें कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। प्रो का मतलब होता है एंशिएंट या प्रिमिटिव कह सकते हैं, प्रिमिटिव टाइप। प्रिमिटिव का मतलब होता है बहुत पुराना। और कैरियोटिक का मतलब होता है कैरियन से, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसमें बहुत ज़्यादा एंशिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है। मतलब ऐसे सेल जिसमें एंशिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है और ये वेल डिफाइंड नहीं होता है, ऐसे सेल्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई होती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पाए जाते हैं इसमें जो किंगडम मोनेरा होता है। अभी आगे सेकंड चैप्टर है क्लासिफिकेशन, उसमें कंप्लीट क्लासिफिकेशन का और पढ़ेंगे तो अब मोनेरा, प्रोटिस्टा वगैरह सारे जान जाएंगे। तो जिसमें अभी इतना याद रखिए, जिसमें एंशिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ऐसी सेल प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती हैं। और दूसरे टाइप की जो सेल होती हैं वो होती हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स। यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब होता है ट्रू। और कैरियोटिक का मतलब कैरियन, कैरियन से होता है मतलब न्यूक्लियस से, मतलब ऐसी सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, वो होती है यूकैरियोटिक सेल्स। द सेल्स विच हैव ट्रू न्यूक्लियस या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज नोन एज यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो ये हो गया सेल के बारे में। ठीक है, तो सेल के बारे में अब ख़त्म होता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट कैरेक्टर जो कि है मूवमेंट। इसको हिंदी में कहते हैं गति। 8th कैरेक्टर है मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह पर जाना। तो ये नॉन लिविंग तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि वो फिक्स होते हैं, वो चल नहीं सकते हैं। लेकिन जो नॉन लिविंग्स होते हैं उसमें मूवमेंट होती है। ठीक है, तो ये भी एक लिविंग्स का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका स्पेसिफिक कैरेक्टर है। ठीक है, तो मूवमेंट हो गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट कैरेक्टर जो कि है रेस्पिरेशन। 9th कैरेक्टर है जो कि है रेस्पिरेशन। अब क्लासिफिकेशन उसमें पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का लेना, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द एटमॉस्फेयर, वो भी रेस्पिरेशन कहलाता है। तो इसकी रिएक्शन होती है C6H12O6, जो हमारी बॉडी में रिएक्शन होती है वो है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है।
इससे बनता है CO2 प्लस H2O और प्लस 673 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज़ होती है इसमें, ठीक है। मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज और एनी कंपाउंड, एनी मॉलिक्यूल ऑफ बॉडी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल या ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज़ नोन एज रेस्पिरेशन। सीधे कह देते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज़ नोन एज रेस्पिरेशन। इसमें बनता क्या है, CO2 बनता है जो कि एटमॉस्फेयर में चला जाता है, वो भी H2O बनता है और 673 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। अब ये क्या है, अब रेस्पिरेशन है क्या, रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है। अभी बताया कि एनर्जी जिसमें रिलीज होती है वो सारी रिएक्शंस कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती है। तो रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अब रेस्पिरेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। द फर्स्ट वन इज एनारोबिक रिएक्शन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा होता है एनारोबिक रिएक्शन, सॉरी एरोबिक रेस्पिरेशन। तो पहले एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है। रेस्पिरेशन इन एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है वो रेस्पिरेशन कहलाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये किस में होता है, ये प्लांट्स में होता है। इसका एग्जांपल प्लांट्स है, प्लांट्स में होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, प्लांट्स में होता है। प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन की रिएक्शन जो होती है वो होती है CO2 प्लस CO2 और H2O। फोटोसिंथेसिस होती है ना, फोटोसिंथेसिस, सनलाइट होती है यहाँ पे और बनता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन नहीं होता है, तो ये होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। और इस तरह से एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में भी होता है। कब होता है, जब हम दौड़ते हैं। जब हम दौड़ते हैं तो रेस्पिरेशन जो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन हम नहीं ले पाते हैं, कंप्लीट तरीके से हमारी बॉडी रेस्पिरेशन नहीं कर पाती है, ऑक्सीजन को नहीं ले पाती है, जिसकी वजह से हमें थकान महसूस होती है। जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होता है, एब्सेंट में होता है, तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन जो होता है वो लैक्टिक एसिड डिकम्पोजिशन जो होता है वो उससे लैक्टिक एसिड बनता है। एनर्जी बहुत कम रिलीज होती है, मतलब बहुत कम का मतलब 28 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है, मतलब बहुत कम। नॉर्मली 673 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है जब हम नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं। वैसा रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। लेकिन जब हम दौड़ते हैं तो ऐसा रेस्पिरेशन होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसकी जो होता है एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो इसके रिएक्शन देखते हैं जब हम दौड़ते हैं। सबमिट कर देते हैं, सीधा लिखते हैं व्हेन वी रन, जब हम दौड़ते हैं तो रेस्पिरेशन कैसा होता है, C6H12O6 डायरेक्ट इसका डिकम्पोजिशन होता है। इससे बनता क्या, लैक्टिक एसिड प्लस 28 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। लैक्टिक एसिड जो होता है ये जब हमारे जॉइंट्स में जम जाता है या हमारी मसल्स में जम जाता है तो इससे क्या होते हैं, थकान हमें बहुत ज़्यादा महसूस होती है, इससे बीमारी भी तमाम हो जाती है। लेकिन जब ये हमारे जॉइंट्स में जम जाता है तो इससे थकान महसूस होती है। तो जब हम दौड़ते हैं तो लैक्टिक एसिड डायरेक्ट बनता है, वो भी रेस्पिरेशन होता है एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, और डायरेक्ट बनता है लैक्टिक एसिड। एनर्जी रिलीज होती है 28 किलो कैलोरी। एक तो हम काम कर रहे हैं, ऊपर से एनर्जी भी रिलीज़ नहीं हो रही है, और ऊपर से बन रहा है लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड हमारे जॉइंट्स में जमता है तो हमें थकान महसूस होती है।
और एनर्जी भी बहुत कम रिलीज हो रही है। तो ये है जब हम दौड़ते हैं इसकी रिएक्शन। ठीक है, तो अब रेस्पिरेशन हो गया कंप्लीट। और कुछ बचा है इसमें? और रेस्पिरेशन भी जो है ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है रेस्पिरेशन भी। उसके बाद आता है हमारा न्यूट्रिशन, जो कि हमारा 10th कैरेक्टर है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? हमारी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हमें तब मिलती है जब हम खाना को लेते हैं, खाना खाते हैं, फूड इनटेक करते हैं बॉडी में, तब एनर्जी रिलीज़ होती है हमारी बॉडी में। एनर्जी रिलीज़ कब होती है? जब हम फूड इनटेक करते हैं, उससे बनता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और ग्लूकोज वगैरह वगैरह सब बनता है। और उससे जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन की वजह से उनका डिकम्पोजिशन होता है। जब उनका डिकम्पोजिशन होता है तो उससे रिलीज़ होती है एनर्जी। तो इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। मतलब फूड को इनटेक करने की जो प्रोसेस होती है उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे डेफिनेशन में, इनटेक ऑफ फूड टू परफॉर्म आवर बॉडी। मतलब हमारी बॉडी के परफॉर्म करने के लिए जो हम फूड लेते हैं उसको कहते हैं न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, फैट, ये सब क्या है? न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के कंपोनेंट है। अब न्यूट्रिशन जो होता है वो मेनली 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है मतलब प्रिपरेशन ऑफ फूड इट्सेल्फ, मतलब खुद से खाने को प्रिपेयर करना, फूड को प्रिपेयर करना कहलाता है ऑटोट्रॉपिक। ऐसे प्लांट मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉपिक। इसका एग्जांपल है प्लांट्स हैं और जितने भी बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया नहीं, जितने भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, मतलब जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे ऑटोट्रॉपिक होते हैं। और हेटेरोट्रॉपिक में आते हैं जो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक कहलाते हैं। इसमें आता है ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन आता है, जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन तो एक है, और जितने भी ऑल द एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं सारे ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ये डिपेंड किस पे होते हैं? प्लांट्स पे, मतलब इन पे डिपेंड होते हैं। ऑटोट्रॉपिक्स पे डिपेंड होते हैं जितने भी हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। और इनका जो न्यूट्रिशियस कंपोनेंट जो होते हैं वो होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, विटामिन्स। मतलब ये अपना न्यूट्रिशन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड विटामिन से लेते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं, मतलब ऑटोट्रॉपिक्स जो होते हैं उन पर डिपेंड होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। और इस तरह का न्यूट्रिशन जो होता है वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। और जो खुद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो उनका जो न्यूट्रिशन टाइप होता है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। तो आप न्यूट्रिशन को कम्प्लीटली समझ गए होंगे। तो इसी के साथ में चैप्टर आधा कंप्लीट होता है और नेक्स्ट पार्ट जो है अगले वीडियो में आएगा। ठीक है।